हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ सबमरीन मूविंग इन डीप सी। तो देखो, जो हम लोग का सबमरीन होता है इसका स्पीड मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिटोट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पिटोट ट्यूब से हम लोग यहाँ पे स्टेग्नेशन पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फिर उससे वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पिटोट ट्यूब ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 एंड द लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो लिस्ट 1 में दे दिया है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और 2 में दिया है कि वेरिएबल कौन सा है जिसको वो मेजर करता है। तो यहाँ पे देखिए, हॉट वायर एनीमोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी फ्लक्चुएशन को मेजर करते हैं। पिटोट ट्यूब से स्टेग्नेशन प्रेशर को मेजर करते हैं और फिर उससे वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जाता है। और वी नॉच वेयर से, इससे हम लोग करते हैं डिस्चार्ज। और इसके बाद हो गया टेकोमीटर। टेकोमीटर से तो सब लोग जानते हैं कि रोटेशन। तो हम लोगों का हो गया, ए का हो गया 3 और बी का हो गया हम लोग को पिटोट ट्यूब से 4। तो ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, ये बी नंबर ऑप्शन में है। लेकिन बी और डी दोनों में है तो सी देखना पड़ेगा। तो सी हम लोग को हो जाएगा वी नॉट से डिस्चार्ज, जो कि 1 नंबर में दिया हुआ है, तो सी का 1। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया हम लोग को करेक्ट आंसर। और डी में फिर टेकोमीटर है, तो टेकोमीटर से तो हम लोग रोटेशन यानी कि आरपीएम मेजर करते हैं, तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी डिपेंड अपॉन। तो देखो, कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ कोफिशिएंट का जो वैल्यू है ये किस पे डिपेंड करता है। तो देखो, वेलोसिटी में चेंज किसके वजह से आएगा, प्रेशर चेंज की वजह से, और प्रेशर में चेंज आता है मेनली मेजरली फ्रिक्शन लॉस की वजह से। तो अल्टीमेटली देखें तो फ्रिक्शन के वजह से ही वेलोसिटी ऑफ कोफिशिएंट में भी डिफरेंस आएगा। तो डी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, फ्रिक्शन एट द ऑरिफिस सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, time of flow from one tank in which water level is H1 and another tank having the water level H2 will be proportional to। तो कह रहा है कि एक टैंक है जिसमें वाटर का लेवल H1 दे दिया है और एक कह रहा है कि दूसरा टैंक है जिसमें वाटर का लेवल H2 दे दिया है। तो कह रहा है कि इस टैंक से इस H2 वाले टैंक में जो वाटर फ्लो करेगा इसके लिए टाइम कितना लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लो इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है 2a इंटू रूट अंडर H1 माइनस रूट अंडर H2 डिवाइड बाई सी डी इंटू ए इंटू रूट अंडर 2g। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग टाइम देखें तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, रूट अंडर H1 माइनस रूट अंडर H2 का। तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और वही पूछ रहा है कि किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन के सी नंबर में देखिए दिया हुआ है रूट अंडर H1 माइनस रूट अंडर H2। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वैसे देखा जाए तो रूट अंडर 2g का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वो सब तो ऑप्शन में दिया नहीं है, प्रोपोर्शनल के बारे में पूछा है जिसमें से केवल यही ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्चुअल वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर फ्लो एट द ओरिफिस फ्रॉम द रिजर्वायर ऑफ हाइट h। तो कह रहा है कि एक्चुअल वेलोसिटी क्या होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं होता है एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो यहाँ से जब हम लोग एक्चुअल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है CV यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इनटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो थ्योरेटिकल वेलोसिटी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये हो जाता है रूट अंडर 2gh। h यही जो दिया हुआ है, हेड यहाँ पर कैपिटल दिया है तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल H लिख लेंगे। तो CV इंटू रूट अंडर 2gh हो जाएगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ शॉर्ट सिलेंड्रिकल एक्सटर्नल माउथ पीस द वेना कॉन्ट्रैक्टा अकर एट द प्लेस व्हिच इज एट द डिस्टेंस इक्वल टू। देखो, कह रहा है कि ये मान लो कि कोई टैंक है, ठीक है, और इस टैंक में हम लोग मानते हैं कि एक माउथ पीस इस तरह से लगा हुआ है और ये हमारा टैंक हो गया। तो इस ओरिफिस में जो माउथ पीस लगाए हैं इसमें से क्या करेगा, इस तरह से वाटर फ्लो करेगा और इस तरह से बनेगा। तो कह रहा है कि ये जो वेना कॉन्ट्रैक्टा बन रहा है, वेना कॉन्ट्रैक्टा तो यहाँ बनता है, एग्जैक्टली ओरिफिस पे तो बनता नहीं है। तो कह रहा है कि इस टैंक वाला जो ओरिफिस वाला जगह है इससे कितना दूर जाके बनता है।
तो ये जो डिस्टेंस होता है ये d/4 यानी कि डायमीटर का 1/4 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए कह रहा है 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द ऑरिफिस फ्रॉम द आउटलेट ऑफ ऑरिफिस। तो ये जो आउटलेट वाला है ऑरिफिस का जगह, इससे 1/4 आगे जा करके ये वेना कॉन्ट्रैक्टा बनता है। और डी क्या है, डायमीटर है ऑरिफिस का कहें या फिर माउथ पीस का कहें, दोनों बराबर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनॉल्ड्स नंबर फॉर नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। देखो नॉन सर्कुलर के बारे में पूछा है। जब हम लोग सर्कुलर पाइप के लिए देख रहे थे तो सर्कुलर पाइप के लिए तो हम लोग देख लिए थे कि रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू होता है ρ/v/d/म्यू। यहाँ पर क्या है, लेकिन नॉन सर्कुलर के लिए पूछा है तो नॉन सर्कुलर रेनॉल्ड्स नंबर फॉर नॉन सर्कुलर के लिए हो जाता है v/4p/म्यू। म्यू क्या है यहाँ पर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये हो जाता है नॉन सर्कुलर के लिए। और देखो v क्या है, मीन वेलोसिटी हो जाएगा, और p जो है रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एट द वाटर पेरीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ये, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लो इन वेंचुरी फ्लूम टेक्स प्लेस एट। तो देखो वेंचुरी मीटर जो होता है ना, वेंचुरी मीटर का बात करें तो ये हम लोग पाइप में इस्तेमाल करते हैं फ्लो मेजर करने के लिए। लेकिन जो वेंचुरी फ्लूम हम लोग यूज करते हैं ना, ये ओपन चैनल में यूज करते हैं, ठीक है। ओपन चैनल में डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। और ओपन चैनल हम लोग जानते हैं ये तो एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ही काम करता है, पी एटमॉस्फेरिक पे। तो ये भी किस पे काम करेगा, पी एटमॉस्फेरिक यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्दास माउथ पीस इज। तो देखो बोर्दास माउथ पीस जो है ना वो अंदर की तरफ लगाया जाता है, जो माउथ पीस उसको बोलते हैं। तो जैसे मान लो इस टैंक में ये यहाँ पे ऑरिफिस है, तो इसके अंदर की तरफ जो माउथ पीस लगाएंगे उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि अ शॉर्ट सिलेंड्रिकल ट्यूब प्रोजेक्टिंग इनवर्ड हैविंग द लेंथ ऑफ 1/2 डायमीटर। जो इसका लेंथ होता है ये यहाँ से ये डायमीटर के आधा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है in an external mouthpiece the value of coefficient of discharge if the pipe following full। ठीक है, तो जब पाइप जब फुल कैपेसिटी पे फ्लो करते रहता है तो उस समय जो इसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो होता है हमारा 0.86 के आसपास। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ माउथ पीस वर्क विथ द फुल कैपेसिटी एट आउटलेट। ठीक है, आउटलेट पे वो फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है, देन वर्क ऑफ वैक्यूम एट द वेना कॉन्टेक्टा। तो कह रहा है कि वैक्यूम जो वेना कॉन्टेक्टा में बनता है वो क्या बनेगा। तो जैसे मान लो कि ये टैंक है, यहाँ पे ऑरिफिस है और यहाँ पे हम लोग माउथ पीस लगा दिए, तो वेना कॉन्टेक्टा जो थोड़ा सा आगे जाकर के इस तरह से बनता है। तो अब यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर देता है। क्योंकि इधर तो पाइप है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग नहीं पाता है इस प्लेस पे, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर देता है। और वैक्यूम क्रिएट करता है तो होता क्या है, प्रेशर डिक्रीज करेगा। और जैसे ही प्रेशर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, हम लोग का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ जेट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ माउथ पीस कैन नॉट बी यूज्ड वेरी लार्ज हेड बिकॉज। देखो लार्ज हेड में क्या होता है, अभी हम लोग तुरंत देखें यहाँ पर कि वेना कॉन्टेक्टा जहाँ पे बनता है वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होता है। जब बहुत लार्ज हेड का रहेगा तो हो सकता है कि इसके अंदर का प्रेशर ये बहुत नीचे चला जाए, और जब वेपर प्रेशर से नीचे चला जाएगा वो, ठीक है, प्रेशर क्या हो जाएगा, लेस देन वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो वहाँ पे कैविटेशन का खतरा रहेगा, फिर बबल फॉर्मेशन होगा। तो कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए तो ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि कैविटेशन प्रॉब्लम एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर फ्रिक्शनलेस फ्लूइड द कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट ऑफ बोर्डास माउथपीस इज। बोर्डास माउथपीस का जो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता है 0.5। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन जो एसएससी है, चूंकि हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो पिछला साल एसएससी जो मतलब जिस भी ईयर में ये एग्जाम हुआ है उस साल एसएससी जो आंसर कंसीडर किया था ये कंसीडर किया था 0.97। तो अपना याद रख लो, लेकिन 0.5 इसका एक्चुअल आंसर होना चाहिए। लेकिन जेईई एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो आंसर कंसीडर करता है बस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है water flow up a tapered pipe as shown in the figure, what is the magnitude of the deflection h। h का वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है, और ये h कहाँ है, ये वाला h है, ठीक है।
तो एच का वैल्यू निकालना है। एच ऑफ द डिफरेंशियल मर्क्यूरी मैनोमीटर कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज हम लोग को दे दिया है Q इक्वल टू 126 लीटर पर सेकेंड। इसको SI में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब वाले में तो कैसे होगा 126 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा ये। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये वाला सेक्शन को 1 माना है और इस वाले को 2 माना है, तो हम लोग D1 देख लेते हैं। तो D1 दिया हुआ है हम लोग को 30 सेंटीमीटर और D2 दिया हुआ है हम लोग को 15 सेंटीमीटर, यानी कि इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.3 और इसको करेंगे तो 0.15 मीटर हो जाएगा। D1 और D2 दिया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम लोग A1 और A2 दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। तो A1 क्या हो जाएगा π/4 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा π/4 इंटू 0.15 का होल स्क्वायर। तो हम लोग डिस्चार्ज यानी कि Q इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं A1 A2 डिवाइड बाय रूट अंडर A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2gx। x कौन सा, x ये वाला होगा, ये यहाँ पर दिखाया हुआ है फिगर में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं। q का वैल्यू भी हम लोग को पता है 126 इंटू 10⁻³ इक्वल टू A1 का वैल्यू π/4 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर, A2 का वैल्यू π/3 इंटू 0.15 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय रूट अंडर A1 का स्क्वायर। तो A1 हो जाएगा π/4 इंटू 0.3 का स्क्वायर और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस π/4 इंटू 0.15 का स्क्वायर और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और ये रूट के अंदर है इंटू यहाँ पे रूट अंडर में क्या हो जाएगा 2g का वैल्यू हम लोग 9.8 लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा x। तो अब देखो सारा चीज इसमें पता है, केवल हम लोग को अननोन क्या है यहाँ पर, तो अननोन केवल ये x है। तो हम लोग आराम से x निकाल सकते हैं। देखो अब इसको अगर सॉल्व करके तुम लोग x कैलकुलेट करोगे तो x आ जाएगा तुमको 2.429229 इतना मीटर और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 242.9229 सेंटीमीटर, ठीक है। अब x आ गया, हम लोग को h निकालना है। तो h निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा h इंटू SM यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड माइनस 1। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो h तो निकालना ही है हम लोग को और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड ये मर्क्यूरी दिया हुआ है, तो मर्क्यूरी का क्या होता है 13.6 और वाटर का हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1। तो यहाँ से x का वैल्यू पता है हम लोग को, x क्या लिखेंगे सेंटीमीटर में रखते हैं तो h भी सेंटीमीटर में आएगा और यहाँ पे आंसर भी ऑप्शन भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो मैच कर जाएगा। तो 242.93 रख लेते हैं या 923 रख लेते हैं इसको और इक्वल टू कर लेते हैं h इंटू ये क्या हो जाएगा 13.6 -1 तो ये हो जाएगा 12.6। तो h इक्वल टू आ जाएगा हम लोग को 242.923 डिवाइड बाय 12.6 और अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 19.28 सेंटीमीटर जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो सी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट टॉप इज फिल्ड विद द वाटर and rotate about the vertical axis at such a speed that half of the water spill out। आधा वाटर क्या होता है कि बाहर चले जाता है। What is the value of pressure at center of bottom। तो देखो आधा वाटर बाहर चला गया। देखो जब इस तरह से हम लोग सिलेंडर लेंगे और क्या होगा कि इस तरह से अगर हम लोग पैराबोला बनाएंगे, ठीक है, पैराबोला बनाएंगे तो ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम हम लोग अलग अलग कलर से दिखा रहे हैं। देखो ये जो लाल वाला वॉल्यूम यहाँ से ये वाला होगा बीच वाला ये वॉल्यूम और ये जो अंदर में ये वाला वॉल्यूम बचा है इधर से ले लो और इधर से ये वॉल्यूम क्या होता है कि इस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम का हाफ होता है। पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम को अगर हम लोग v माने तो ये भी v/2 होगा और ये भी v/2 होगा तो आधा बचेगा। अब देखो होता क्या है कि कह रहा है कि इसको पूरा हम लोग रोटेट करा रहे हैं और आधा क्या हो रहा है कि बाहर चले जा रहा है। तो मान लो कि ये वाला वॉल्यूम पूरा बाहर चला गया, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये पूरा खाली हो गया। तो जैसे ही ये खाली होगा
तो होगा क्या कि ये जो बचा हुआ था ये यहाँ पे एक्सिस, जहाँ पे ये बीच वाला एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया जाएगा, ये पूरा एक्सपोज हो जाएगा, ये बॉटम सरफेस यहाँ पर एटमॉस्फेयर पे। तो यहाँ पे प्रेशर कौन सा लगेगा, अगर गेज प्रेशर कहे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मान के चलेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और अगर गेज प्रेशर ना ले, एब्सोल्यूट ले, तो यहाँ पे PATM हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट लेंगे तब, और 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा कब, जब हम लोग गेज प्रेशर लेंगे तब। तो यहाँ पे क्या है कि एब्सोल्यूट के टर्म में दिया नहीं है P एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में यहीं तक। इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में।